29 जुलाई 2018 के दिन तजिकिस्तान के पहाड़ों में बहुत सारे साइकिलिस्ट या फिर मैं कहूँ विदेशी टूरिस्ट अपनी अपनी साइकिल लेकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। बट तभी उनमें से कुछ टूरिस्ट ने नोटिस किया कि पीछे से कुछ गाड़ियां आ रही है रेस लगाते हुए एंड उन सभी साइकिल चलाने वाले टूरिस्ट के बिल्कुल पास में से वो गाड़ियां रोर करती हुई आगे गई एंड इवेंचुअली वो गाड़ियां एक पॉइंट पर जाकर रुकी एंड वो थोड़ा थोड़ा पीछे आने लगी। इसके बाद सभी साइकिलिस्ट अपने आप में ब्लैंक हो चुके थे एंड इसके बाद पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक बहुत ही खौफनाक चेहरा देखने को मिला। यकीन मानिए जब आप इसको सुनेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी कि आप किसी बाहर विदेश जाने में पहले 100 बार सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए एंड दूसरा आपके माइंड में बस यही आएगा कि दुनिया कितनी ब्रूटल हो सकती है। एक पॉइंट पर जाकर आपको लग सकता है कि मैं इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसके पूरे प्रूफ इकट्ठे किए हैं इंटरनेट के ऊपर, मैंने बहुत खोजा इसके बारे में एंड तब जाकर मैं बहुत सोच समझ के वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। बट दो बातें, पहली एक तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है एंड दूसरा अगर आप लोग सच में मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नीचे प्यार भरे कमेंट्स किए थे, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो आप अपना प्यार मुझे दिखा सकते हैं इस लाइक बटन के ऊपर क्लिक करके। साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और साथ में सवाल नीचे बदस्तूर जारी रखें, मैं उनको आज भी पिक करने वाला हूं। सो इसीलिए लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें तजिकिस्तान में जाना पड़ेगा। आई थिंक मैं पहली बार आपको तजिकिस्तान लेकर जा रहा हूँ, सो बहुत बवाल चीज़ है वो, वहाँ थोड़ा संभल कर रहना, मेरे साथ साथ रहना, बिल्कुल ही कहीं दूर मत निकल जाना। सो टाइम था जुलाई 2018 का, जब 29 साल के जे ऑस्टिन और उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी पार्टनर हम कहें लॉरेन, ये दोनों ही वैसे तो 29 साल के और ये एक्चुअल में तजिकिस्तान के नहीं थे, ये बल्कि थे वाशिंगटन डीसी अमेरिका के। बट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल से दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। दोनों ने एक साथ डिसाइड किया कि वो अपने इस देश के अंदर रहते हुए पहले साइकिल से पूरे देश को घूमेंगे एंड एक्चुअल में उन्होंने बहुत टाइम लगाकर, 2018 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत टाइम लगाकर जे और लॉरेन दोनों ने अमेरिका के अंदर बहुत सारी ट्रैवलिंग करी साइकिल के ऊपर एंड इवेंचुअली इन दोनों ने डिस्कस किया कि हम इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। इन्होंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, व्लॉग्स बनाने शुरू किए एंड वो अपनी वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट करने लगे एंड बहुत सारे लोग इनको देखकर इंस्पायर भी हो रहे थे एंड बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से इनको कांटेक्ट भी कर रहे थे। जिनको अमेरिका घूमने आना होता उनसे ये लोग कांटेक्ट करते एंड अमेरिका उनको पूरी साइकिल के ऊपर घुमाते एंड दूसरी तरफ जे और लॉरेन जब इनको कहीं बाहर विदेश में जाना होता तो ये दोनों बाहर के लोगों से कांटेक्ट करते कि हम आपके देश में आ रहे हैं, आप अपना देश हमें घुमा दो। दोनों के बीच में प्यार ही सिर्फ साइकिल को लेकर शुरू हुआ था। पहले तो ये दोस्त थे लेकिन साइकिल चलाते चलाते ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे एंड वो कमिटेड रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट। एंड दूसरी तरफ आप सोच कर देखिए साइकिलिंग के लिए इनका प्यार कितना ज्यादा था कि ये अपने देश अमेरिका से आइसलैंड तक भी साइकिल के ऊपर गए एंड उनको ये साइकिल चलाना इतना ज्यादा पसंद आ रहा था कि उन्होंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने बहुत ही सिंपल सा रखा, सिंपल साइकिलिंग। एंड इस ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर ये दोनों अपनी जर्नी पोस्ट करने लगे। सबसे पहले ये अफ्रीका में अपनी साइकिल लेकर पहुंचे, वहां से होते हुए साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया होते हुए मिडल ईस्ट से भी होते हुए यहाँ पूरा एशिया कवर करके एंड में इन्होंने अपना वो जर्नी, पहली जर्नी ऑस्ट्रेलिया में एंड करी। इन्होंने अपनी साइट के ऊपर अपनी पंच लाइन ही ये लिख रखी थी कि जहां हवा इनको लेकर जाएगी वहां ये लोग चले जाएंगे। साइकिल के लिए इतना प्यार आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन उस टाइम पर तो देखिए, आज के टाइम पर यहाँ भारत में इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड बहुत सारे लोग साइकिल के ऊपर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अलग अलग अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बट उस टाइम पर इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था और उस टाइम पर इन लोगों ने अपनी बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टेड और प्रोफेशनल जॉब छोड़कर साइकिलिंग को चुना था और अपने ब्लॉग पर डाली हुई हर पोस्ट के अंदर जे और लॉरेन दोनों मिलकर लोगों को इंस्पायर कर रहे थे ताकि वो लोग भी अपनी अपनी साइकिल पर निकले, ताकि वो फिट रह सकें, दुनिया को देख सकें। दूसरा, उन्होंने अपनी ब्लॉग पर, मैंने उनका जब ब्लॉग पढ़ा तो उसमें मुझे एक बहुत ही हम्बल सी लाइन दिखी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आप दुनिया को सिर्फ पेपर के ऊपर देखते हैं, एक नक्शे में देखते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी लगेगी। लेकिन हमने दुनिया घूमी है, अलग अलग देश घूमे हैं, अलग अलग टाइप के लोगों से मिले हैं एंड जितने भी लोगों से हम मिले हैं वो सभी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे। उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत करी, हमारी आवभगत करी एंड इस बात में कोई दो राय नहीं कि चलो अपना देश तो अपना होता है, लेकिन अगर आप साइकिल लेकर किसी दूसरे देश में जाओगे तो बहुत सारे खतरे आपके साथ चलते हैं। कुछ भी हो सकता है, आपको अनजाने लोग मिल सकते हैं, हो सकता है आपको खाना वहाँ
का सूट ना आए, हो सकता है आप बीमार हो जाएं, हो सकता है वहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, हो सकता है जब आप किसी रास्ते के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई जंगली जानवर वहाँ मिल जाए, हो सकता है आपको खाना ना मिले टाइम पर, आपको भूखा सोना पड़े, आपको सड़कों के ऊपर रहना पड़े। बहुत सारे खतरे होते हैं एक साथ ही। एंड ये अपना ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रिप खत्म करने के बाद फाइनली इन लोगों ने सोचा कि अब हमें अपना ट्रिप दोबारा से शुरू करना चाहिए सेंट्रल एशिया से, और हम सबसे पहले उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान ये देश पहले कवर करेंगे। एंड ये दोनों देश पहले वाले यानी कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये दोनों कवर करके फाइनली समर 2018 यानी कि जुलाई 2018 तक आते आते ये लोग अपनी साइकिल लेकर तजिकिस्तान में पहुंच चुके थे। अब ये तजिकिस्तान देश वैसे तो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर, आप जब इसको देखेंगे, इसकी वीडियोस देखेंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। ये देश पूरे तरीके से पहाड़ों का देश है। आप इसका अंदाजा बस यहीं से लगा लीजिए कि इस पूरे देश का क्षेत्रफल, जिसमें से 10 किलोमीटर में से 9 किलोमीटर आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ दिखेंगे, सिर्फ 1 किलोमीटर आपके लिए चलने की जगह होगी, इतने ज़्यादा पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं। एंड जब यहाँ पर घूमने की बात आती है तो बहुत सारे साइकिलिस्ट पूरी दुनिया भर से ये देश अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये देश अलग अलग देशों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है, जैसे कि चाइना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, इन सभी देशों के साथ ये अपनी सीमाएं शेयर करता है। एंड जब भी लोग इसके पहाड़ों को देखते हैं तो सभी के मन में आता है कि यहाँ गाड़ी वगैरह लेकर जाने की बजाय कुछ टाइम यहाँ बिताएंगे एंड साइकिल के ऊपर इसको ट्रैवल करेंगे। बट ये देश जितना दिखने में खूबसूरत है उतना ही घातक भी, क्योंकि बहुत सारे साइकिलिस्ट जब ये लोग इन पहाड़ों के ऊपर अपनी साइकिल चला रहे थे तो इनको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो वहाँ की हवाएं, कभी भी वहाँ का मौसम पलट जाता है, कभी भी तूफान आ जाते हैं बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर। एंड दूसरा, जब एक्सपीरियंस्ड साइकिलिस्ट भी, ओलंपिक लेवल के मैं कह रहा हूँ साइकिलिस्ट भी, जब वहाँ पर साइकिल चलाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस होती है। ऊपर जाने पर हवा पतली हो जाती है, वहाँ सांस खींचने लगती है। अब ये तो वो सारी दिक्कतें थी जो वहाँ नेचुरल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दिक्कतें भी होती हैं जो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलती हैं, क्योंकि तजिकिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज आज के टाइम पर हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर रहने वाले लोकल लोग, उनमें से एक बहुत बड़ा तबका आसपास के देशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। एंड दूर बैठे, विदेशों में बैठे हुए लोग इस तजिकिस्तान के अंदर अपने अपने ग्रुप्स चला रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की अवमानना करते हैं, वो कोई भी रूल नहीं मानते, कोई भी रेगुलेशंस वगैरह फॉलो नहीं करते। एंड ये बात बाहर से आने वाले लोगों को पता नहीं होती। एंड फिर दिन आया 29 जुलाई 2018 का। अब यहाँ 29 जुलाई के दिन तक आते आते ये जे और लॉरेन दोनों अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी 5 साइकिलिस्ट थे जो अलग अलग देशों से यहाँ आए थे। एंड इन सब का प्लान था ये यहाँ आकर इस पॉइंट पर मिले, मतलब कि पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। यहाँ आने के बाद वो होते हैं ना कि आप रास्ते पे चल रहे हो, आपके जैसा कोई और चल रहा है तो आप उससे बातें करने लग जाओ एंड एक ग्रुप बन जाता है। सो इनमें से 2 डच साइकिलिस्ट, 2 स्विस साइकिलिस्ट एंड एक यूके से यहाँ पर आया था। सो टोटल अब ये 7 लोग हो चुके थे, 5 वो एंड 2 जे और लॉरेन। एंड दूसरा, ये लोग पहली बार एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, मतलब कि पिछले कुछ दिनों से ये लोग एक साथ चल रहे थे। एंड अब 29 जुलाई तक आते आते ये पूरा ग्रुप इस दंगारा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका था तजिकिस्तान के। एंड 29 जुलाई का सुबह सुबह हर रोज़ की तरह ये लोग उठे एंड अपने कैंप वगैरह से बाहर निकले, क्योंकि अब इनको नहा धोकर फ्रेश होकर अपने आगे के रूट पर निकलना था। एंड अब फाइनली तकरीबन सुबह के 10:30 बजे ये पूरा ग्रुप रेडी हो चुका था। जे और लॉरेन भी एक दूसरे के साथ अपनी अपनी साइकिल के ऊपर रेडी थे। पूरा ग्रुप ने एक दूसरे को हाय हेलो किया एंड अब अपनी साइकिल उठाकर आगे पहाड़ों में ऊंचाई की तरफ निकल पड़े। एंड तभी थोड़ी ऊंचाई चलने के बाद एक सामने नीचे ढलान आ रही थी। एंड वो ढलान बहुत ज़्यादा लंबी, मतलब कि ढलान जहाँ खत्म हो रही थी उसके आगे कोई ऊंचाई नहीं थी, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड था। एंड ये उनको क्रॉस करना था। आज इनका एम था कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो जहाँ तक भी होगा वहीं पर रुक जाएंगे। सो तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये लोग इस चढ़ाई को चढ़नी शुरू कर चुके थे। एंड तकरीबन 12:15 बजे इन लोगों ने उस ढलान को नीचे उतरना शुरू किया। एंड अब जहाँ चढ़ाई थी वहाँ तक तो चलो सारे धीरे धीरे चल रहे थे, बट जिस पॉइंट पर ये लोग नीचे उतरने लगे उस पॉइंट पर किसी की स्पीड ज़्यादा हो गई। अब कोई बातें करता करता चल रहा था किसी से एंड कोई आसपास के नज़ारे देखता हुआ। किसी का भी ध्यान इस ग्रुप के अंदर था ही नहीं। सो ये लोग आगे पीछे हो चुके थे, मतलब कि 2 आगे 1 बीच में, फिर 2 आगे 1 पीछे, ऐसे कुछ इनका ग्रुप बढ़ चुका था आपस में। जे और लॉरेन भी आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे को सीन समझा रहे थे कि यहाँ कितना अच्छा व्यू आ रहा है। एंड अब जितना टाइम इनको वो चढ़ाई चढ़ने में लगा था वो नीचाई उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। बस साइकिल को पकड़कर इनको आगे की तरफ चलना था, कोई पैडल मारने की भी जरूरत नहीं थी। जल्दी वो चढ़ाई भी इनकी खत्म हुई। एंड अब ये खुले से मैदान में थे। एंड उस मैदान में आते ही ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा उस सड़क पर आ चुका था, क्योंकि खाली मैदान था, चौड़ा सा ये रोड था, पास ही के शहर से कनेक्ट कर रहा था।
सो जैसे ये सातों लोग उस चढ़ाई को उतर कर उस सीधी सड़क पर आगे की तरफ निकले, अभी भी ये लोग आगे पीछे, एंड तभी जे और लॉरेन ने नोटिस किया कि पास में से कुछ गाड़ियां हैं जो बहुत तेजी से रोर करती हुई आगे की तरफ जा रही हैं। तब जे और लॉरेन ने उन गाड़ियों की तरफ घूमकर देखा कि आखिर ये कौन है जो ऐसे रेस लगा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर उनके पास में से बहुत सारा ट्रैफिक गुजर रहा था, लेकिन किसी ने भी ऐसे इतनी स्पीड में गाड़ियां नहीं भगाई। ये तो देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई होते हैं ना रेसर वाले ग्रुप जो होते हैं, जो ड्रैग रेसिंग वगैरह करते हैं, इस टाइप का एक ग्रुप लग रहा था। उन्होंने अपनी गाड़ी इनके बराबर में से इतनी तेजी से भगाई कि बेचारे सारे साइकिलिस्ट एकदम से डर गए, एंड सभी ने रुककर एक जगह उनको देखना चाहा कि ये कौन थे जो हमारे पास से इतनी तेजी से गए हैं, बट किसी को भी ध्यान नहीं आया। सो सबने इग्नोर किया, एंड धीरे धीरे ये लोग अब आगे चलते रहे, एंड उन्होंने नोटिस किया कि जो गाड़ियां अभी इनके पास में से गई थी, ये गाड़ियां 3 गाड़ियां टोटल बीच सड़क में खड़ी हैं। अब उनको नहीं पता कि ये गाड़ियां किसकी हैं, ये क्यों खड़ी हैं यहाँ पर। जस्ट एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह इन लोगों ने भी उन्हें इग्नोर किया, एंड ये सातों लोग उस गाड़ियों को क्रॉस करते हुए दोबारा से आगे की तरफ निकल चुके थे। एंड तभी जे और लॉरेन, जो कि इस पॉइंट पर पूरे ग्रुप में सबसे पीछे थे, वो अपना बातें करते करते बहुत धीरे धीरे आराम आराम से मज़े लेते हुए आगे जा रहे थे। तभी जे और लॉरेन ने नोटिस किया कि फिर से एक बार वो आवाज़ आ रही है। जे ने पीछे घूमकर देखा अपनी साइकिल से कि वो गाड़ी वाला है क्या वापस, एंड अब की बार वो गाड़ी रोड पर नहीं थी, बल्कि एग्जैक्टली जिस लेन में वो चल रहा था, जिस साइड में वो चल रहा था, वो जो एक वाइट पट्टी होती है ना सड़क के, उसके लेफ्ट साइड वो चल रहा था, एंड वो गाड़ी भी जस्ट उसके पीछे हुए बहुत तेज़ी से भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी। एंड इससे पहले कि जे और लॉरेन कुछ कर पाते, वो कुछ सोच भी पाते, ये पूरा ग्रुप उस गाड़ी की चपेट में आ चुका था। लिटरली उस गाड़ी ने सीधा आकर इस ग्रुप के ऊपर क्रैश कर दिया। सारे साइकिलिस्ट, सातों के सातों लोग हवा में उड़कर, उनकी साइकिलें अलग उड़ रही हैं, उनका सामान अलग उड़ रहा है, एंड वो खुद उड़ते उड़ाते इधर उधर जाकर गिरे। इस गाड़ी के टकराने का इंपैक्ट कितना भयंकर था, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि सातों के सातों लोग उड़कर अपनी साइकिलों से दर्जनों फुट दूर जाकर गिरे थे। उनका सामान तो उनके पास था ही नहीं, वो खुद अपने आप को संभाल लें, वही बड़ी बात थी। सातों राइडर्स जमीन पर गिरकर एक दूसरे को देखने लगे, अपने शरीर को संभालने लगे कि क्या हुआ है, ये एकदम से एक्सीडेंट है या फिर ये क्या है। एंड इवेंचुअली उन्होंने नोटिस किया कि वो गाड़ी अभी भी रोड पर खड़ी है जिन्होंने उनको ठोका था, एंड इनको लग रहा था कि ऑब्वियसली एक एक्सीडेंट है, एंड ये गाड़ी का ड्राइवर अभी उतर कर आएगा एंड इनकी हेल्प करेगा, इनको पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाएगा, इनका इलाज करवाएगा। बट इसके बाद जो हुआ उसके लिए ना तो मेरे पास शब्द हैं, एंड ऑब्वियसली आप भी जब जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर क्यों। आपके माइंड में बस एक ही शब्द रहेगा इस पूरी वीडियो में कि आखिर क्यों। इधर उधर गिरे हुए सभी साइकिलिस्ट एक दूसरे को हेल्प के लिए बुलाने लगे, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ के एक दूसरे को संभाल तो ले, क्योंकि सभी की लगभग काफ़ी सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी थी। इनफैक्ट जे और लॉरेन, ये दोनों तो सुध में ही नहीं थे अपनी, ये दोनों बेहोशी की हालत में नीचे गिरे हुए थे। एंड बाकी सभी लोगों ने देखा कि सामने से वो गाड़ी जो हाईवे पर खड़ी थी जिसने उनको ठोका था, उसका अभी दरवाजा खुला एंड उसके अंदर से एक आदमी उतरा। इन सभी ये गिरे हुए साइकिलिस्ट को लगा कि ये आदमी यहाँ आकर इनकी हेल्प करेगा, इनको बचाएगा, हो सकता है उससे गलती से ये सब कुछ हो गया हो। बट वो आदमी जैसे जैसे उनके पास आता जा रहा था, ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ कुछ और दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो आदमी खाली हाथ नहीं था, उसके हाथ में एक बड़ा सारा चाकू एंड दूसरे हाथ में एक बड़ी सारी कुल्हाड़ी थी। एंड वो सीधा सबसे पहले नीचे पड़े हुए जे और लॉरेन के पास गया, पीछे से लॉरेन के बाल पकड़े एंड उसको उठाकर सीधा किया एंड नीचे फेंका। क्या आप बिलीव करेंगे, उस आदमी ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बताए सीधा लॉरेन के मुंह के ऊपर चाकू मारने शुरू कर दिए। साइड में लेटा हुआ जे, वो अपनी आधी आंखें बेहोशी में उसको खोलकर देख रहा है। एंड जब इस आदमी ने देखा कि जे उसको देख रहा है, तब ये अनजान आदमी, इसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, इसने अपना चाकू वापस फोल्ड किया, साइड में टांगा एंड सीधा कुल्हाड़ी उठाकर जे के सिर के ऊपर वार किया। एंड लिटरली उसे पहले शॉट में ही जे के सिर के 2 टुकड़े हो चुके थे। जे उसी टाइम पर उसके खून के फव्वारे फूट पड़े एंड जे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट दम तोड़ चुका था। जब ये सारा काम हो रहा था, तब बाकी जो साइकिलिस्ट वहां गिरे हुए थे आसपास, इन लोगों ने देखा कि आखिर ये क्या चीज़ हो रही है, ये हमें बचाने की बजाय मार क्यों रहा है, आखिर ऐसा हमने किया भी क्या है। बट अभी इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई मदद नहीं थी। एंड उन सभी लोगों ने अपने आप को बचाने के कोई जुगाड़ करने शुरू कर दिए। कोई आसपास के कहीं शेल्टर के पास भाग रहा है, कोई खंबे के पास जाकर छुप रहा है, कोई अपनी साइकिल को अपनी ढाल बना रहा है। बट
बट ये सब कुछ लिटरली ना के बराबर थी कोशिशें अपने आप को बचाने की, क्योंकि ये आदमी किसी को भी बख्शने वाला नहीं था। इसने दोबारा से लोरेन की तरफ अपना मुंह किया एंड अब लोरेन के चेहरे पर उसने कुल्हाड़ी से वार करने शुरू कर दिए। इनफैक्ट एक दो नहीं, बहुत सारे अलग अलग वार लोरेन के मुंह के ऊपर किए एंड दोबारा से जे की तरफ वो टूटा। जे के पीछे कमर में उसने काफी बार चाकू से वार किए। ये सब कुछ खुले में हो रहा है, आसपास से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन एक भी नहीं रुका। किसी ने भी रुककर इनकी मदद करना जरूरी नहीं समझा। एंड दूसरा, ये जो आसपास बाकी साइकिलिस्ट एक दूसरे को बचाने की या फिर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसकी नजर में वो लोग भी आ चुके थे एंड ये एक एक करके सबके पास गया। सभी के बाल पकड़ पकड़ कर, जो भी यहाँ लेडीज थी इनके बाल पकड़कर उनके गले में उसने चाकू मारे। ऑन द स्पॉट बेचारे उनकी मौत होने लगी थी एंड जो आदमी थे जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, उनके सिर में सीधा एक कुल्हाड़ी मारता। जल्द ही लगभग 7 साइकिलिस्ट बेसुध हालातों में नीचे पड़े हुए थे। कोई जिंदा था, किसी की सांसें चल रही थी एंड कोई ऑन द स्पॉट मर चुका था। एंड तभी ये आदमी अपने साथ जो वेपन्स लेके आया था इनको वहीं फेंक कर वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठा एंड ये गाड़ी वहां से स्पीड करती हुई जा चुकी थी। आसपास के लोगों ने रुककर सभी घायलों को और जो भी यहाँ बॉडीज पड़ी थी इन सभी को उठाकर पास ही के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया एंड सभी को यही लग रहा था कि अभी तक ये एक एक्सीडेंट है जो कि बहुत भयंकर रूप ले चुका था। बट जल्दी ये सामने आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि जो इसमें जिंदा बचे थे उन्होंने सब कुछ मौके पर बयान देने शुरू कर दिए कि एक्सीडेंट नहीं था, पहले ये गाड़ियां हमारे साइड से गई थी एंड वहां बीच में जाकर रुकी एंड इंटेंशनली उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई एंड हमारे ऊपर ऐसे ऐसे वार किया। तब जल्दी ही सामने आ चुका था थोड़ी देर बाद कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। एंड जब सरकार को इसके बारे में पता चला कि टेररिस्ट अटैक हुआ है हमारे देश में, बाहर विदेशी लोग जो यहाँ घूमने आए थे उनके ऊपर, तब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी सरकार के लिए कि इसको कैसे घोषित करें, इसको कैसे दुनिया के सामने रखें, क्योंकि उस टाइम पर तजिकिस्तान पूरी दुनिया के सामने ऐसी इमेज बनाने में लगा हुआ था कि तजिकिस्तान दुनिया के लिए एक आने वाला बहुत बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। लोग यहाँ पर आएंगे, दूर दूर से घूमने आएंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। एंड इस टाइम पर ऐसा एक टेररिस्ट अटैक हो जाना टूरिस्ट के ऊपर सभी के मन में डर बैठा देने वाला था। जल्दी ही तजिकिस्तान की एजेंसीज ने इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी एंड उस मौके पर गए जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने गाड़ी के जो मार्क्स से उनको कैप्चर किया, अपने पास रखा सेफली उनको एंड साथ में जो सामान इधर उधर बिखरा था उन सभी को एविडेंस के तौर पर उठाया। एंड दूसरा, अब समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है। बट तभी इन्वेस्टिगेशन वालों के सामने एक फुटेज आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी एंड ये दूर खड़ी एक और गाड़ी से बनाई गई थी। जी हाँ, वो जो 3 गाड़ियां थी जो पहले रोर करते हुए साइड में से गई थी इन सभी टूरिस्ट लोगों के, उनमें से एक गाड़ी ने तो इनके ऊपर क्रैश किया, दूसरी गाड़ी दूर खड़ी थी एंड उसमें कैमरा लगा था। कैमरा लेकर कोई व्यक्ति बैठा था स्पेशली एंड वो इस सारे काम को फिल्मा रहा था। एंड ये पूरा का पूरा टेररिस्ट अटैक सोशल मीडिया पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, बट मैंने पर्सनली देखा था एंड उसकी फुटेज सच में बहुत ज़्यादा भयंकर है, इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि आम इंसान तो देख भी नहीं सकता। जितनी भी एजेंसीज लगी हुई थी उन्होंने मौके के एविडेंस को छोड़कर अब सबसे पहले जो भी यहाँ इन्वॉल्व हो सकते थे इस पूरे दंगारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन सभी के आसपास पूरे इलाके में घेराबंदी करी। एंड सबसे पहले ही एजेंसीज वाले समझ चुके थे कि ये कोई बाहरी नेटवर्क का काम नहीं है, ये कोई लोकल ही ग्रुप है जिसने अपने आप की रेपुटेशन बनाने के लिए ये सब कुछ किया होगा, अपने आप की चोट दिखाने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए। साथ ही में अपने मुखबरों को भी एक्टिवेट किया गया एंड जल्दी उनको खबरें मिलती रही, लीड काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी थी। एंड अब पुलिस वाले और साथ में एजेंसीज वाले मिलकर इनको क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि वो जिसको भी पकड़ने जाते इसके अंदर टोटल उनको लग रहा था कि 5 लोग इन्वॉल्व हैं और इन 5 लोगों में से जिसको भी वो पकड़ने जाते वो उनके साथ मुठभेड़ करने लग जाता, वो उनके ऊपर ही गोलियां चलाने लग जाता। अब 5 में से 4 लोगों को इन एनकाउंटर के अंदर वो उनकी मौत भी हो गई। अब सिर्फ बचा था एक। पुलिस वालों की समझ नहीं आ रहा या फिर एजेंसीज की समझ नहीं आ रहा कि अगर हम इसको जिंदा ना पकड़ें तो हम इससे पूछताछ कैसे करेंगे, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी थी कि ये जो 5वां आदमी है इसको हमें जिंदा पकड़ना है कैसे भी करके। सो पुलिस वालों ने इस 5वें को ढूंढना शुरू किया एंड इवेंचुअली उनको वो मिल भी गया। उसने भी पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई, लेकिन अब की बार ये सारे बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह से लैस थे एंड स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे कि कोई भी इसके ऊपर फायरिंग नहीं करेगा। एंड बहुत लंबी मुठभेड़ के बाद आने वाले कुछ ही दिनों में इस 5वें आरोपी को भी पकड़ लिया एंड अब की बार इसको जिंदा पकड़ा गया था। इसका नाम था अब्दुल समादो।
दिक्कत यहाँ ये थी कि ये जो बाकी चारों पकड़े गए थे ना, इनके भी नाम पब्लिक तो किए गए लेकिन मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे एक्चुअल में उनको क्या बोला जाता है। सो आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं ये नाम, इनकी मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रही। सो आप लोग पढ़ लेना। ये जो बाकी 4 मरे थे एंड ये जो 5वां पकड़ा गया था ना, अब्दुल समादो, इसकी भी एक्चुअल में मुझे सही से बोलना नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं इसको वहाँ की लैंग्वेज में। सो जो भी था ये आपके सामने था एंड ये जो अभी आप फोटो देख रहे हैं यही था वो 5वां आदमी जिसको पुलिस वालों ने उस टाइम पर पकड़ा था। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये जो 5वां बंदा पकड़ा था ना, ये पुलिस वालों के लिए एक लॉटरी थी, क्योंकि वो जो 4 मारे गए थे वो सिर्फ और सिर्फ इसके मोहरे थे। ये एक्चुअल में इस पूरे ग्रुप का लीडर था, इसी ने सारा प्लान बनाया था, इसी ने इन चारों को डायरेक्ट किया था कि कैसे क्या क्या कुछ करना है। एंड एक्चुअल में इसी ने इन चारों का ब्रेन वॉश भी किया था कि कैसे इस अटैक को अंजाम देना है। एंड इनकी पहचान पुलिस वालों ने ऐसे की क्योंकि जिस पेज से वो पहली वाली वीडियो वायरल हुई थी ना, उसी पेज पर एक और वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर ये 5 लोग बैठे थे एक पेड़ के नीचे एंड ये 5 कस्में खा रहे थे कि हमें इस तरीके के एक अटैक को अंजाम देना है, हमें दुनिया वालों को दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी कि इन 5 ने एंड में, वीडियो के एंड में खत्म होते होते अपने आप को एक ISIS का मेंबर बताया। आपको पता होगा शायद से, ISIS बगदाद की एक बहुत बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऊपर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करके वो जो था ना अबू बकर अल बगदादी, उसको मारकर इस ISIS टेरर ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा किया था मेरे ख्याल से। शायद तो अब तो खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी एक्टिवेट है या मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम पर 2017-18 में ये बहुत एक्टिवेटेड थी। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा उस टाइम पर वीडियोस वायरल होती थी कि कैसे मैन स्लॉटर करते हैं, वो पीछे हाथ करके पीछे से गोली मार देते हैं या फिर गला काट देते हैं। ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर उस टाइम पर बहुत वायरल हुई थी एंड वो सारा काम ये ISIS ऑर्गेनाइजेशन वाले ही कर रहे थे। एंड इन 5 ने भी खुद को कहा कि हम ISIS ग्रुप के मेंबर हैं एंड उसी के कहने पर हमने सब कुछ किया है। बट तजिकिस्तान की सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, हमारे देश में ISIS का कोई लेना देना नहीं है, हम इसको कहीं से भी पनपने नहीं देंगे। एंड ये 5 जो हैं, अगर ये खुद को ISIS का मेंबर मानते हैं तो हम इसको ठिकाने लगा देंगे। तो अब अगर आप तजिकिस्तान की सरकार से पूछेंगे कि आखिर वो अटैक किसने किया था, तो उनका कहना बस यही है कि ये 5 लोग थे जो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हो चुके थे, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये भटके हुए लड़के थे। एंड इसमें से ये जो इनका जो मुख्य पूरा प्लान जिसने बनाया था, इसका पूरा नाम एक्चुअल में हुसैन अब्दुल समादो। तो सबसे पहले तजिकिस्तान की सरकार इसी हुसैन का नाम लेती है कि ये भटका हुआ था सिर्फ, और कोई भी नहीं है। हमारे देश के अंदर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम करती, इसीलिए सिर्फ इन 5 को ही रेडिकलाइज्ड माना जाए, सिर्फ इनका ये थॉट था, बाकी और किसी का भी नहीं है। बट इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ISIS की तरफ से उस टाइम पर एक बहुत ही सेंसेशनल वीडियो वायरल की गई जिसके अंदर 3 आतंकवादी टाइप के लोग अपने हाथों में गन्स वगैरह लेकर खड़े थे एंड वो कैमरे के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि हम ISIS के ऑफिशियल मेंबर्स हैं, हम बगदाद में ही रहते हैं एंड हमने ही कहकर तजिकिस्तान की जो ये लड़के थे इनको हायर किया था एंड हमारे ही कहने पर उन्होंने सब कुछ किया है। बट अब तजिकिस्तान की सरकार और ISIS वाले ऑफिशियल वाले आमने सामने हो चुके थे। तजिकिस्तान की सरकार मानती है कि नहीं, हमारे देश के अंदर ISIS का कोई लेना देना नहीं है, बट ISIS वाले बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ करवाया है। बहुत सारे लोग उस टाइम पर 2 धड़ों में बढ़ चुके थे, जो एक साइड तजिकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे एंड एक साइड ISIS वालों को बोल रहे थे कि हाँ, इन्होंने ही कांड करवाया है कुछ ना कुछ ये। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था उसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये हुसैन, ये बीमारी आखिर था क्या। सो असल में वैसे तो इसके बारे में कुछ ज्यादा मुझे पता नहीं चला, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन इसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा। लेकिन इतना जरूर पता लगा कि पहले ये विदेश में रहा करता था एंड इनफैक्ट ये रशिया में भी रह कर आया था। एंड जब रशिया से वापस अपने देश तजिकिस्तान आया, ये एक्चुअल में इसी देश का था, ये कहीं और का नागरिक नहीं, इसी तजिकिस्तान का ही। लेकिन रशिया से वापस आने के बाद इसका संपर्क ऐसे कुछ रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से हुआ जो प्रॉपरली आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों के बीच में रहने लगा। इसकी मानसिकता भी वैसे ही बनती गई एंड उसी वजह से उसने इस कांड को अंजाम दिया। जबकि इसकी माता से जब बात की गई तो उसकी माँ ने कहा कि देखो, मेरे बेटे ने ये अकेला नहीं किया, हो सकता है मैं मानती हूँ उसने किया होगा, लेकिन ये अकेला नहीं किया, हो सकता है उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ हो, उसको भटकाया गया हो, भुलाया गया हो अपनी बातों के अंदर। सो इसलिए इस मामले की गहनता से जांच की जाए। इनफैक्ट उसकी माँ ने तो एक लोकल सरकारी क्लर्क जो कि उसी अंगार शहर के अंदर एक सरकारी ऑफिस में काम किया करता था, वो क्लर्क भी बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड था एंड ये हुसैन उस क्लर्क के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड जब उसकी माँ को ये बात पता चली तो इसकी माँ ने इस इंटरव्यू में बताया कि सबसे पहले जाकर उस क्लर्क से भी पूछताछ की जानी चाहिए, हो सकता है उसी ने हुसैन को भड़काया हो। एंड इस अटैक होने से कुछ दिनों पहले से ही हुसैन का बर्ताव टोटली बदल चुका था। वो अपने घर में भी ऐसी ऐसी रेडिकलाइज्ड बातें करता, देश को सेपरेट करने की बातें करता, अपना नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की बातें कर रहा था, सरकार के खिलाफ लड़ने की बातें कर रहा था। जब उसकी माँ को
ये सब कुछ फील हुआ। इनफैक्ट उसकी माँ ने जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में बताया भी था कि मेरा बेटा ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन उस टाइम पर पुलिस वालों ने उसकी नहीं सुनी, कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो ले लेते तो आज ये कांड नहीं होता और मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। इस हुसैन ने तो अपनी माँ को प्लान तक बता दिया था कि हम फॉरेन टूरिस्ट लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं उनको टारगेट करेंगे ताकि हमारा नाम हो, हमको लोग पहचाने एंड तजिकिस्तान भी कोई देश है, दुनिया वालों को पता लगे और यहाँ पर लोग आने से डरें। जबकि दूसरी साइड ISIS ने एक और वीडियो जारी करी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पर्सनली इन लोगों को पहले से ही चूज कर लिया था जो जो यहाँ पर मरने वाले हैं एंड इनकी इंफॉर्मेशन उन 5 तक पहुंचा दी थी, क्योंकि ये सारे टूरिस्ट लोग हमारे दुश्मनी देशों से आए हुए थे। आप बस सोच कर देखिए कोई टूरिस्ट किसी का दुश्मन कैसे हो सकता है। अगर हमारे भारत देश के अंदर कोई बाहर से घूमने आता है तो हमारा वो मेहमान है, हमारा चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो, हम उसको मेहमान मानेंगे, अपने उसकी खातिरदारी करेंगे, उसको यहाँ आसपास लोकल चीजें अपनी दिखाने के लिए लेकर जाएंगे। लेकिन नहीं, कहीं से भी वो हमारा दुश्मन तो बिल्कुल नहीं है। अब अगर मैं किसी बाहर देश में जाऊं तो वहां मेरे को कोई नहीं जानता, मैं वहां पूरे तरीके से लाचार हूं, अपने हालातों के ऊपर हूं। एंड जैसे ये ISIS वाली वीडियो वायरल हुई थी ना दूसरी वाली, उसके बाद तो और देश जिनके नागरिक मरे थे टूरिस्ट अटैक में, इसमें वो देश भी अब तजिकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि तुम ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। इसलिए तजिकिस्तान की सरकार ने और लोगों को भी इसमें छांटना शुरू कर दिया कि कौन कौन है रेडिकलाइज्ड लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं एंड काफ़ी सारे और भी लोगों को उठाया गया। ये कांड हुआ था जुलाई 2018 में एंड नवंबर 2018 में इस हुसैन को अकेले को सबसे पहले अटेम्प्टेड मर्डर, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड रिलीजियस दंगे भड़काने के सारे आरोप उसके ऊपर लगे एंड उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा कांड कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों भाई, इसको मौत की सज़ा क्यों नहीं दी गई? तो तजिकिस्तान अभी फ़िलहाल इस देश के अंदर मौत की सज़ा पूरे तरीके से बैन है। कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिल सकती है बस। इसके अलावा 2 और लोग जो इसके खास साथी थे लेकिन वो इस कांड में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनको 16-16 साल की सज़ा दी गई। इसके अलावा जो लोग जिनको ये एक अटैक होने वाला है उनको पहले से ही पता था, उनको भी पकड़ा गया एंड उनको भी थोड़ी थोड़ी सज़ा दी गई। बट मेरा सवाल आपसे कि आपको इस केस के बारे में सुनकर क्या फील हुआ? क्या आपको वो सब याद आया, पहलगाम टेरर अटैक? क्या आपके भी माइंड में सबसे पहली इमेज उसी की आई? जी हाँ, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि देखिए टूरिस्ट सबके एक जैसे होते हैं, वो सिर्फ घूमने गए हैं, वहाँ पर एंजॉय करने गए हैं, अपनी ज़िंदगी को जीने गए हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि पॉलिटिकल विचारधारा किसी देश की क्या कह रही है, वो सिर्फ वहाँ के व्यू को एंजॉय करने के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ उनके साथ ऐसा कुछ हो जाना, क्या ये सही था? क्या हम इसको आतंकवादियों का सबसे घिनौना सच नहीं कह सकते कि वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो बिल्कुल निहत्थे हों, अपने परिवार वालों के साथ में हो, लेडीज़ उनके पास में हो, बच्चे पास में हो, तब उनके ऊपर वो हमला करेंगे? क्या ये सच में बहुत ज़्यादा घिनौना नहीं है? एंड दूसरा, किसी को बस इसलिए मार देना ताकि वो अपनी आतंकवादी पहचान दुनिया को दिखा सके, क्या ये सही है? सोच कर देखिए, ये जो लोग मरे यहाँ पर, सबसे पहले जे और लॉरेन, जो कि बहुत टाइम से साइकिल चलाते चलाते पूरी दुनिया में फेमस हो रहे थे, वो बेचारे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी ऐसी डेथ होगी। क्या उनको कुछ ऐसा आइडिया भी था अपना? वो इस देश के अंदर गए हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन उनके साथ ऐसा ब्रूटल उनका मर्डर हो गया कि बेचारे बताने लायक भी नहीं बचे। वैसे तो इस अटैक में टोटल 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बाकी 2 को मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि उनकी स्टोरीज मैं निकाल नहीं पाया। दुख उनके लिए भी उतना ही है। 3 लोग इसमें बच गए थे, बुरी तरीके से घायल थे, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई। लेकिन जे और लॉरेन, ये कपल, इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा। लेकिन जब जे और लॉरेन की लाशें अमेरिका में पहुंची, असली दिक्कत तो वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि उस टाइम पर 2 तरीके के लोग पूरे अमेरिका में बढ़ चुके थे। पता सबको था इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन 2 तरीके के लोग सामने आए। एक वो जो इन दोनों की डेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख मना रहे थे, लेकिन दूसरे वो लोग जो इनका ब्लॉग पढ़ चुके थे एंड इनके ब्लॉग के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने दुनिया घूमी थी कि जहाँ जहाँ हम गए हैं हमें बहुत अच्छे लोग मिले हैं, उन्होंने हमारी अच्छी खातिरदारी करी है, इसलिए दुनिया बहुत सुंदर है। इसको सिर्फ नक्शे पर देखकर खतरनाक ना समझे, एक्चुअल में जाएं, बहुत अच्छी है। जब उन लोगों ने लाइंस पढ़ी तब वो सारे लोग इनको टॉन्ट कर रहे थे, जे और लॉरेन को, उनकी डेथ के बाद भी, कि देख लो कितनी अच्छी है दुनिया, तुम तो कह रहे थे कि जहां भी गए हो बहुत अच्छे लोग मिले हैं, हो गया ना कांड तुम्हारे साथ। इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स, उनके फेलो यूट्यूबर्स जो कभी एक टाइम पर उनके साथ व्लॉग वगैरह बना चुके थे, उन लोगों ने भी उनको क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि ये लोग बहुत ज्यादा खुले विचारों के बन चुके थे। ये लोग जानबूझकर ऐसे इलाकों में उस टाइम पर ट्रैवल कर रहे थे जो ISIS से पीड़ित था,
वहाँ पर ISIS ने अपना डेरा डाला हुआ था। ये सिर्फ इसीलिए ट्रैवल कर रहे थे उन जगहों पर ताकि दुनिया को ये दिखा सके कि देखो ISIS के इलाके में भी ट्रैवल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बेचारे जे और लॉरेन का ब्लॉग जो उनकी वेबसाइट है वो आज भी चल रही है। आज भी उनके परिवार वाले उस वेबसाइट को संभालते हैं एंड रेगुलरली अपडेट भी करते हैं। लेकिन जब आप उस वेबसाइट को जाकर पढ़ेंगे ना तो अपने आप में एक बहुत ही अजीब सा एहसास होगा, क्योंकि आपको पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन आप एक बार उनकी साइट के ऊपर जाकर ज़रूर विजिट करें, आपको भी समझ में आएगा कि दुनिया किस तरीके से काम करती है। एंड अब आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल AG गेमिंग व्लॉग्स का, भाई लव फ्रॉम पाकिस्तान। मैं आपकी वीडियोस 2021 से देखता आ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि आपको वॉइस ओवर करने में कितना टाइम लगता है और ये सारा काम आप अकेले करते हो? प्लीज़ पिक माई कमेंट। थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड देखो, मैं वॉइस ओवर नहीं करता, मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इस माइक के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है और सामने कैमरा लगा हुआ है, उसके अंदर फुटेज रिकॉर्ड हो रही है। अलग से वॉइस ओवर मैं कहीं नहीं कर रहा। सो ये सारी रिकॉर्डिंग करने में मुझे लगभग 3 दिन लगते हैं। आप जो वीडियोस आधे पौने घंटे की देख कर निकल जाते हो ना, आपको नहीं पता, बट उसमें कई बार मुझे 2 दिन भी लगते हैं, 3 दिन भी लगते हैं। सो अलग अलग टाइम पर बहुत सारे रीटेक्स होते हैं, बहुत सारी रिविजन्स होती हैं, मिस्टेक्स भी काफ़ी हो जाती हैं। सो टोटल मान लो 2 से 3 दिन मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर लग जाते हैं। एंड या मैं काफ़ी बार अकेले काम करता हूँ, बहुत ही रेयरली होता है कोई मेरे साथ होगा यहाँ पर काम करने के लिए। अगला सवाल लफ्ज़े दर्द का, विकी भाई मर्जी आपकी, इतने टाइम से कह रहा हूँ एप्स्टीन फाइल पर वीडियो कब बनाओगे? देखो ब्रदर, मैंने आपका कमेंट आज पहली बार देखा। आई एम सो सॉरी, मैं देख नहीं पाया उससे पहले। लेकिन आपने जो पूछा एप्स्टीन फाइल के ऊपर मैं वीडियो कब बनाऊंगा, देखो ये है बहुत ज़्यादा सेंसेशनल टॉपिक। इसके ऊपर बात करने से पहले ना इसके प्रूफ होने चाहिए आपके पास। एंड एक्चुअल में मैं उन विक्टिम्स की स्टोरी निकालने में लगा हूँ। यकीन मानिए मुझे उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं डीप डिटेल्स जब तक मुझे नहीं मिलेंगी तब तक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से तो दुनिया बताती फिर रही है, हर चैनल पर आपको मिल जाएंगी एप्स्टीन फाइल्स, बट नहीं, जब तक मुझे उसकी डीप डिटेल्स, उनके विक्टिम्स के साथ एक्चुअल में अंदर क्या क्या हो रहा था, देखो आज नहीं तो कल वो डीप डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी, मुझे ये भी पता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे, मैं पक्का बनाऊंगा आप सबके लिए वो। आज का हमारा तीसरा सवाल शहबाज अहमद का, हाई विकी सर, माई नेम इज़ आशा, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। वंस आई सॉ योर वीडियो, आफ्टर दैट आई एम कंटिन्यूसली वॉचिंग योर ऑल वीडियोज़, आई एम एडिक्टेड टू योर वीडियोज़, आई लाइक द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। मेरा सवाल ये है कि आपका एजुकेशन क्या है? थैंक यू सो मच शहबाज। एंड आप मेरी वीडियोस देख रहे थे लंबे टाइम से एंड आपको अच्छा लगता है, उसके लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद। एंड मेरी एजुकेशन है, वो कहते हैं ना जो कुछ नहीं करते वो इंजीनियरिंग करते हैं। सो मैं भी एक सस्ता सा इंजीनियर हूँ एंड मैंने CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है। आज का हमारा चौथा सवाल प्राची का, हाई विकी भैया, यू आर हाईली रिक्वेस्टेड टू टेक माई क्वेश्चन दिस टाइम, आई एम ट्राइंग फ्रॉम डे 1, आई एम योर बिगेस्ट फैन। माई क्वेश्चन फॉर यू इज़, आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आप अपनी वाइफ और फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाओ, हाउस टूर लाइक ए व्लॉग बेस्ड ऑन योर पर्सनल लाइफ इफ़ पॉसिबल। I am not forcing. We will love to the other side of mysterious dunya as Vicky. Congratulations for your upcoming big success in your life. Please just don't ignore this time. Thank you so much प्राची। एंड आपने जो सवाल किया है ना वो बहुत ही प्यारा सा है। देखो, एंड मैं फैमिली का कोई व्लॉग तो नहीं बना सकता क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे अलावा और कोई कैमरा फेस नहीं कर सकता। सभी अपनी अपनी जगह पर, देखो वो सारे घरेलू से हैं बिल्कुल। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादा हाई फाई लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत ही लो की रहना पसंद करता हूँ, बहुत ही डाउन, बहुत ही लो प्रोफाइल। मुझे नहीं पसंद कि मैं सबको कैमरा के ऊपर लेकर आऊँ एंड वो भी सब वीडियोज़ वगैरह नहीं, उनको किसी को भी नहीं पसंद, कोई कैमरा फेस नहीं करता। सिर्फ मैं यूँ अपनी पूरी फैमिली में एक अनोखा आइटम जो कैमरा को फेस कर सकता हो। सो आपने जो कहा है, मैं कभी व्लॉग तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपके सामने अपनी फैमिली की पिक्चर आने वाली वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगा। मेरी मदर कौन है, मेरे फादर कौन है, ब्रदर सिस्टर एंड मेरी वाइफ, मेरी गुड़िया, मैं सबके साथ सबकी एक फैमिली फ़ोटो आपके सामने ज़रूर दिखाऊंगा मैं। आज का हमारा पांचवा सवाल जिया का, विकी भैया अपना भी ख्याल रखा करें, डोंट नो वाई आज मेरे को कुछ ऑफ सा लगा, स्टे स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच जिया। एंड हाँ मैं कई बार ऐसे ही बेसुध हालातों में रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, मुझे भी उस टाइम पर नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या चल रहा है। बट हाँ मुझे पैशन ही इतना है, मुझसे वेट नहीं होती, मैं खुद एक्साइटेड रहता हूँ इस कंटेंट को आप तक पहुँचाने के लिए। सो जल्दी ही मैं खुद की भी कुछ ग्रूमिंग करूँगा। मुझे नहीं पसंद मेरे बाल कैसे हैं, कि मैं किस टाइप का लग रहा हूँ अभी आपके सामने, क्या मेरी ड्रेसिंग सेंस है, मुझे कुछ इस चीज़ से लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ आप तक स्टोरीज़ बहुत अच्छी अच्छी पहुँचनी चाहिए।
खैर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आज की स्टोरी की फुटेज जो अटैक हुआ था अगर आपको वो देखना हो तो आप वहाँ इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा एंड मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। वैसे तो मैं उसको ब्रॉडकास्ट चैनल में डालने की कोशिश करूँगा, अगर वो डिलीट ना करे तो। वैसे तो वहाँ डाल दूंगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ ना मिले तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपको भेज दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं ऐसी स्टोरीज को रील्स फॉर्मेट में डालता हूँ, सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट कॉल्ड गोल्डी कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।